हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बफर सॉल्यूशन की बात की थी, बताया था कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है और कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमने किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं और बफर एक्शन की बात करें कि बफर एक्चुअली काम किस तरीके से करता है, वो किस तरीके से पीएच को चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है। चलिए तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है pH of a blood maintained by proper balance of H2CO3 and NaCO3. Calculate volume of 5 molar sodium bicarbonate solution to be mixed with 10 ml of a sample of solution which is 2.5 molar H2CO3 in order to maintain pH 7.4. Given pKa1 of H2CO3. पहले तो आप कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बात करें कि यहाँ पे अगर ये बफर सॉल्यूशन बन रहा है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपको क्या बोला है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaCO3 and NaCO3 आपको गिवन है to be mixed with 10 ml of 2.5 molar H2CO3. तो weak acid plus its conjugate base H2CO3 और SCO3 माइनस में एक H प्लस का डिफरेंस है, राइट। तो ये क्या हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया। कौन सा बफर हुआ, एसिडिक। तो इसका pH कितना होगा, pKa प्लस log conjugate base अपॉन weak acid H2CO3, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर आपको H2CO3 और SCO3 माइनस गिवन है। एसिड दो स्टेप में डिसोशिएट होगा, H2CO3 से SCO3 माइनस बनेगा एंड सेकंड स्टेप में SCO3 माइनस से CO3 माइनस बनेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप वाले एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज में लेंगे, pKa1। उसका इंफॉर्मेशन आपको गिवन भी है, राइट। अब आपको बोला है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम आपको बताना है 5 मोलर। आपको सोडियम बाइकार्बोनेट गिवन है, इसका वॉल्यूम आपको पता नहीं है। मिक्स विद 10 ml ऑफ सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, आप 10 ml के साथ मिक्स कर रहे हैं। क्या है ये, 2.5 मोलर H2CO3 एंड वॉल्यूम आपको गिवन है इसका कितना, 10 ml। अब देखिए जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं होगा? यस, बिल्कुल होगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो क्या कंसंट्रेशन में वेरिएशन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो नई कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ मिक्सिंग के बेसिस पर, राइट। तो हम क्या करें, आफ्टर मिक्सिंग लेट टोटल वॉल्यूम इक्वल टू V प्लस 10 ml। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे इसका V था, इसका 10 था, दोनों को मिला देंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V प्लस 10। आपको यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज डेंसिटी तो आपको गिवन नहीं है। तो विदाउट डेंसिटी आप फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर मजबूरन कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले NaHCO3 की बात करें तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था सोडियम बाइकार्बोनेट का 5, वॉल्यूम V कंसीडर किया, फाइनल कंसंट्रेशन आपको बताना है M2V2 कितना होगा, V प्लस 10 ml। यहाँ पे वॉल्यूम ml में ही आपको लेना है, दोनों तरफ यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। तो NaHCO3 के लिए फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, 5V अपॉन V प्लस 10, राइट। सेकेंड बात करें H2CO3 के लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, M1 2.5, V1 कितना था 10 इक्वल टू M2 इंटू V प्लस 10, देन M2 विल बी इक्वल टू 25 अपॉन V प्लस 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन पता है, H2CO3 का कंसंट्रेशन पता है, दोनों को ही फॉर्मूला में प्लेस कर दीजिए। देन pH कितना होगा, pH आपको गिवन है सॉल्यूशन का कितना है 7.4 pH इक्वल टू pKa कितना गिवन है 6.7 प्लस log conjugate base 5V अपॉन V प्लस 10 अपॉन V एसिड कितना है 25 अपॉन V प्लस 10, राइट। V प्लस 10 से V प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6.7 को इधर भेजें तो कितना बच जाए 7.4 माइनस 6.7 कितना 0.7 इक्वल टू log 5V अपॉन 25। अब आपको एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेना आपको बता चुके हैं 0.7, किसका लॉग 0.7 होता है 5 का। तो इसका एंटी लॉग कितना होगा 5 हो जाएगा। ऑन टेकिंग एंटी लॉग 5 इक्वल टू 5V अपॉन 25, तो V अपॉन 5, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 25 ml।
राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बफर एक्शन। एक्चुअली यहाँ पे बफर काम किस तरीके से कर रहा है। अभी देखिए, अगर हम एसिडिक और बेसिक दोनों बफर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अगर हम एसिडिक बफर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिला रहे हैं तो एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ताकि पीएच में बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो, ऐसा क्या कर रहा है बफर सॉल्यूशन, ताकि वो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर पा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे पहले बात करें एसिडिक बफर का। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, C1 कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का ले लेते हैं, C2 कंसंट्रेशन सोडियम एसिटेट का ले लेते हैं। अब क्या होगा सॉल्यूशन में, सोडियम एसिटेट का डिसोसिएशन तो 100% होना है, बट ये 100% डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें हम दो केस लेंगे कि हम यहाँ पे क्या करें, वीक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ अमाउंट मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ अमाउंट मिलाते हैं, तो वहां पे पीएच चेंज किस तरीके से आपको मिल रहा होगा या बफर ये किस तरीके से काम कर रहा होगा। तो अभी देखिए इसमें फर्स्ट केस लेते हैं, एक केस एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, सपोज x मोल हमने HCl यहाँ पर मिला रखा है, ठीक है। अब जब आप एसिडिक बफर के अंदर एसिड मिलाएंगे तो वो किसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, क्या एसिड और एसिड रिएक्ट होते हैं क्या, नहीं होते। क्या यहाँ पे एसिड और सॉल्ट रिएक्ट हो पाएंगे क्या, यस, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो सकती है। क्या रिएक्शन होगी, CH3 COONA प्लस HCl, इनकी रिएक्शन से क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस NaCl। NaCl की वजह से पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, इसकी वजह से पीएच न्यूट्रल ही रहता है, तो इसका पीएच पे कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे इनिशियली सोडियम एसिडेट कितना था, C2, एसिटिक एसिड कितना था, C1। अब जब आपने यहाँ पे सपोज इसको x मोलर ही मान लीजिए, x मोलर जब यहाँ पे मिलाया तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट हम मिला रहे हैं, तो इसको एज अ लिमिटिंग रिएजेंट यूज में ले रहे हैं, तो ये इससे रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा C2 माइनस x, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, C1 प्लस x। अब देखिए जैसे ही आपने बफर के अंदर HCl मिलाया तो HCl क्या कर रहा है, H प्लस को प्रोड्यूस करना चाह रहा है, बट जो फ्री H प्लस प्रोड्यूस होंगे वो एसिटेट आयन के साथ कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो फ्री H प्लस थे वो यहाँ पे सोडियम एसिटेट के एसिटेट आयन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और एसिटिक एसिड में चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्री H प्लस था वो सॉल्यूशन से हटा दिया गया है, जो एसिटिक एसिड बनेगा उसका तो 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। तो अगर 10 मोल ऑफ आपने HCl मिलाए थे तो 10 मोल ऑफ HCl से 10 मोल ऑफ एसिटिक एसिड बन गए हैं। अब 10 मोल ऑफ एसिटिक एसिड 100% तो डिसोशिएट होगा नहीं, 10 में से 1 2 3 डिसोशिएट हो सकता है, तो जो H प्लस बनेंगे वो इसके रेस्पेक्ट में कम बनेंगे, तो पीएच में जो चेंज हो रहा था वो रेस्पेक्टिवली क्या होगा, कम होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्री H प्लस है वो सॉल्यूशन से हटा दिए जा रहे हैं, इसलिए पीएच में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। इनिशियली पीएच किसके अकॉर्डिंग था, सोडियम एसिडेट और एसिटिक एसिड के अकॉर्डिंग। अगर हम फाइनल पीएच की बात करें आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, तो अभी भी क्या है, बफर है, इसमें सोडियम एसिडेट अभी भी प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड अभी भी प्रेजेंट है, तो पीएच क्या हो जाएगा, pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन अब कितना होगा, C2 माइनस x अपॉन एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा, C1 प्लस x, राइट। तो इनिशियली यहाँ पे पीएच कितना था, इनिशियली ये कंसंट्रेशन था, तो इनिशियली पीएच कितना था, pKa प्लस log C2 अपॉन C1। अब क्या हो जाएगा, C2 माइनस x अपॉन C1 प्लस x। हमने क्या किया, जब हम एसिडिक बफर के अंदर एसिड मिलाते हैं तो यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका कम हो गया, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पर जब आप एसिडिक बफर के अंदर एसिड मिला रहे होंगे तो पीएच इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। देखिए पीएच कितना था, pK प्लस log, अब यहाँ पे C2 माइनस x, इसका वैल्यू कम हुआ ना और इसका वैल्यू बढ़ गया, तो ओवरऑल log का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पीएच क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। जब आप एसिडिक बफर के अंदर एसिड मिलाएंगे तो पीएच क्या होना है, वहां पर कम ही होना है, राइट। तो जब आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ अमाउंट मिलाया तो पीएच क्या हो गया, कम हो गया। बट अगर हम यही HCl वीक एसिड के अंदर मिलाते तो वहां पे पीएच में बहुत ज्यादा चेंज होता है, बिकॉज
वीक एसिड में आप पीएच किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं? केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के अकॉर्डिंग, राइट। अगर H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने मिलने वाला H प्लस बहुत ज्यादा है। सेकंड केस की हम बात करें, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, सपोज y मोलर आपने मिलाया। अब NaOH इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या? यस, एसिड के साथ कर सकता है। तो जब एसिड के एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनने वाला है? सोडियम एसिटेट प्लस H2O। तो एसिटिक एसिड कितना है? C1 इनिशियली, यहाँ पर सोडियम एसिटेट कितना था? C2। तो अगर आप इनिशियल पीएच निकालना चाहे तो क्या होगा? pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड C2 अपॉन C1। अब आपने क्या किया? यहाँ पे y मोलर NaOH मिलाया है, स्मॉल अमाउंट मिलाया है। किस तरीके से किए? लिमिटिंग रिएजेंट रहे, स्मॉल रहे इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा खत्म, और ये कितना बचेगा? C1 माइनस y, और ये कितना प्रोड्यूस होगा? C2 प्लस y, वाटर भी प्रोड्यूस होगा, राइट। अब फाइनली पीएच कितना रहने वाला है एसिडिक बफर का? देन पीएच विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस कौन है यहाँ पर? एसिटेट आयन, तो C2 प्लस y अपॉन C1 माइनस y, राइट। तो यहाँ पे ये आपको फाइनल सॉल्यूशन का पीएच मिल जाएगा। अब देखिए, जब आपने बेस मिलाया था तो बेस मिलाने पे क्या हुआ? यहाँ पर एसिड कम हो गया है और एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, एसिड का कम हुआ, तो ओवरऑल लॉग का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर एसिडिक बफर में एसिड मिलाते हैं तो पीएच कम होगा, एसिडिक बफर में अगर आप बेस मिलाएंगे तो पीएच बढ़ेगा। बट जो जिस अमाउंट से बढ़ेगा वो क्या होगा? काफी कम होता है, राइट। चलिए सेकंड बात करते हैं बेसिक बफर का। अगर बेसिक बफर में हम अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिला रहे हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिला रहे हैं तो वहां पे पीएच किस तरीके से वेरी होगा और उस पीएच को बहुत ज्यादा चेंज होने से कैसे रोका जाएगा? कॉन्सेप्ट वही है कि जो फ्री H प्लस या फ्री OH माइनस है उसको सॉल्यूशन से हटा दिया जाएगा, तो पीएच में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाएगा। तो बेसिक बफर एग्जांपल ले लें, NH4OH प्लस NH4Cl। तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस ले एडिशन ऑफ, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन C1 मोलर ले लें, इसका कंसंट्रेशन C2 मोलर ले लें। तो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे X मोलर आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे अब एसिड मिला रहे हैं तो एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ या सॉल्ट के साथ? डेफिनेटली बेस के साथ। तो क्या होगा? NH4OH प्लस HCl क्या बनाएगा? NH4Cl प्लस H2O। तो यहाँ पे इनिशियली T इक्वल टू 0 पर कितना कंसंट्रेशन था अमोनियम हाइड्रोक्साइड का? C1 मोलर, और अमोनियम क्लोराइड कितना था? C2 मोलर, राइट। तो यहाँ पे पीएच कितना होगा? सॉरी पीओएच कितना होगा? पीओएच इक्वल टू pKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड यानी C2 अपॉन C1, राइट। इनिशियली ये था। अब आपने क्या किया? यहाँ पे X मोलर HCl मिला दिया, तो HCl क्या करेगा? H प्लस प्रोवाइड कराएगा। तो वो H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH माइनस के साथ। तो जो फ्री H प्लस प्रोड्यूस हो रहे थे वो यहाँ पर क्या हो गए? खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे कितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचेगा? C1 माइनस X मोलर, और अमोनियम क्लोराइड कितना बनेगा? C2 प्लस X मोलर, और X मोलर H2O बनेगा। तो अब यहाँ पे फाइनली POH कितना होगा? pKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस कितना है? C2 प्लस सॉरी कॉन्जुगेट एसिड कितना है यहाँ पे? C2 प्लस X अपॉन वीक बेस कितना है? C1 माइनस X। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? जब आपने एसिड को मिलाया तो यहाँ पे क्या हुआ? बेस कम हुआ और सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ और एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल लॉग का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लॉग का वैल्यू बढ़ेगा तो POH का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर POH इंक्रीज होगा तो POH यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा एंड पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यस, सॉल्यूशन में अगर एसिड मिलाएंगे तो पीएच तो डिक्रीज होना ही है, बट कंपैरेटिवली कम अमाउंट से डिक्रीज हो रहा होगा। कम अमाउंट मींस अगर आप किसी बफर के अलावा किसी दूसरे सॉल्यूशन में HCl मिलाएंगे तो वहां पे पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा।
तो ये चेंज इन पीएच आपको मिल जाएगा। बेसिक बफर के लिए अगर हम यहां पर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें वाई मोलर, तो अब बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ, NH4OH के साथ तो नहीं करेगा, किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। देन NH4Cl प्लस NaOH क्या बना लेगा? NH4OH प्लस NaCl। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड कितना है? यहाँ पर C2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनिशियली कितना था? C1। तो इनिशियली पीएच कितना था? pKb प्लस log C2/C1 यही था। अब आपने क्या किया? Y मोलर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा खत्म। ये कितना बचेगा? C2 माइनस Y मोलर एंड C1 प्लस Y मोलर, राइट। तो अब फाइनली POH ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सो POH कितना हो जाएगा? यहाँ पर POH इक्वल टू pKb प्लस log कॉन्जुगेट एसिड कितना है? C2 माइनस Y अपॉन वीक बेस कितना है? C1 प्लस Y। अब देखिए यहाँ पे बेसिक बफर के अंदर अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया है तो क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और वीक बेस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो यहाँ पे ये लॉग का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लॉग का वैल्यू कम हो जाएगा तो पीएच का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14 के बराबर। अगर पीओएच का वैल्यू कम हो रहा है तो पीएच का वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट। पीएच यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पीओएच क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो अगर हमने बफर सॉल्यूशन में एसिड मिलाया है तो उसका पीएच कम होगा, बेस मिलाया है तो उसका पीएच बढ़ेगा, बट वहां पे जो पीएच में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे होंगे। किसी नॉर्मल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पीएच में चेंज कम आएगा, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको। 8 ग्राम of NaOH dissolved in 1 liter solution containing 1 mole of acetic acid and 1 mole of sodium acetate, then calculate pH of solution, राइट। तो पहले तो हम देख लें यहाँ पे जब आप इसके अंदर NaOH मिला रहे हैं उसके बाद फाइनली सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बच रहा है? क्या केवल एसिटिक एसिड बच रहा है या केवल सोडियम एसिटेट बचा है? दोनों बच रहा है। उसके बेसिस पर हम यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी? अब आपने NaOH मिलाया है तो NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिटिक एसिड के साथ। पहले हम मोल्स ऑफ NaOH की बात करें, कितना होगा? 8 अपॉन मोलर मास कितना होता है? 40, यानी 0.2 मोल ऑफ NaOH आपने यहाँ पर मिलाया है। तो रिएक्शन क्या होगी? एसिटिक एसिड प्लस NaOH will produce sodium acetate plus H2O। तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एज अ लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हो जाएगा खत्म। ये कितना बचेगा? 1 माइनस 0.2 मीन्स 0.8 मोल एसिटिक एसिड बचेगा। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा? पहले से कितना था? यहाँ पे 1 मोल ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब कितना प्रोड्यूस हुआ? 1.02 या और प्रोड्यूस हो गया, तो 1.2 मोल आपको सोडियम एसिटेट फाइनली सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन में फाइनली क्या है? एसिटिक एसिड भी है प्लस सोडियम एसिटेट भी है, यानी आपको एज अ बफर यूज में लेना है, राइट। तो पीएच कितना हो जाएगा? pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस सोडियम एसिटेट, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहले pKa का वैल्यू निकालें। pKa कितना होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 2 नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। कैलकुलेट कीजिएगा 4.7 आपको मिल जाएगा। देन pH विल बी इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम से। वॉल्यूम आप क्या कीजिए? यहाँ पे V कंसीडर कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और उसका वॉल्यूम क्या है? V। आपको बोला था आपने सॉलिड NaOH को यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं डाला है, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन आपको 1 लीटर 1.2 अपॉन V। तो आपने NaOH को 1 लीटर सॉल्यूशन में डाला है, तो फाइनली सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको कितना लेना है? 1 लीटर ही लेना है, कोई चेंजेस यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। तो एसिटेट आयन कितना होगा? 1.2 अपॉन V अपॉन 0.8 अपॉन V। कैलकुलेट कीजिए 4.7 प्लस 3/2, राइट। कैंसिल आउट कर दीजिएगा 4 से। log 3/2, log 3 का वैल्यू आपको पता है, log 2 का वैल्यू आपको पता है। सो pH कितना होगा फाइनली? 4.7 प्लस log
3 कितना है, सॉरी log 3 माइनस log 2, log 3 कितना 4.7 प्लस 0.47 माइनस 0.3, तो कितना बचेगा 0.17, तो 4.7 प्लस 0.17 कितना हो जाएगा 4.87। ये तो मिल गया आपको फाइनल पीएच ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अगर हम इनिशियल पीएच देखना चाहें या चेंज इन पीएच देखना चाहें, पीएच कितने से चेंज हुआ होगा, तो इनिशियली पीएच कितना रहा होगा, इनिशियल पीएच इक्वल टू पीके कितना 4.7 प्लस लॉग इनिशियली कितना था कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन कितना था 1 मोल, एसिटिक एसिड भी कितना था 1 मोल, तो 1/1 कितना होगा log 1 0, तो इनिशियल पीएच कितना था 4.7, तो इनिशियल पीएच कितना हो गया 4.87 हो गया, बिकॉज आपने इसमें क्या किया था बेस मिलाया था, इसलिए पीएच क्या हो गया यहाँ पे बफर का इंक्रीज हुआ है, बट 4.7 से क्या है यहाँ पे केवल 0.17 का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको 1 liter buffer solution prepared by mixing 1 mole of formic acid and 1 mole of sodium formate, then calculate pH of solution, pH if 1/3 mole of HCl is added, pH if 1/3 mole of NaOH is added, Ka of formic acid आपको गिवन है, राइट। तो बफर सॉल्यूशन बोला है, कौन सा बफर है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के लिए pH कितना होगा pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस कौन होगा HCOO फॉर्मेट आयन, और वीक एसिड कौन होगा HCOOH, राइट। 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो पहले pKa निकाल लें, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴, pK आपको मिल जाएगा 4, देन pH विल बी इक्वल टू 4 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस कितना है 1 मोल अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर अपॉन 1/1, तो pH आपको कितना मिल जाएगा इनिशियली 4 मिल जाएगा, राइट। सेकंड केस आपको गिवन है 1/3 मोल ऑफ HCl का एडिशन किया है, तो HCl क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे HCOO Na के साथ HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा HCOOH प्लस NaCl। 1 मोल यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट था, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड था, 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड था, आपने 1/3 मोल इसको मिलाया गया है, तो 1 - 1/3 ये एज अ लिमिटिंग रिएजेंट काम करेगा, तो 1 - 1/3 मोल यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट का कम हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 + 1/3, तो कितना होगा यहाँ पे 2/3 मोल ऑफ HCO माइनस यानी फॉर्मेट आयन का बचेगा, एंड 4/3 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का रहेगा। तो यहाँ पे pH निकाल लीजिए, pH कितना होगा pKa कितना है 4 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस कितना है 2/3 अपॉन वीक एसिड कितना है 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, तो 4 प्लस लॉग 1/2, 2 को ऊपर लाए तो पावर -1 आ गया जाएगा, 4 - log 2 का वैल्यू 0.3, 4 - 0.3 कितना 3.7 आपको यहाँ पे pH मिलेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन की बात करें क्या बोला है 1/3 मोल ऑफ NaOH। अब NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली एसिड के साथ ही करेगा, HCOOH प्लस NaOH क्या बना लेगा HCOONA प्लस H2O। तो इनिशियली 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड था, 1 मोल ऑफ सोडियम फॉर्मेट था, आपने कितना किया 1/3 मोल ऑफ NaOH मिलाया, तो ये एज अ लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 1 - 1/3 कितना बचेगा 2/3, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 + 1/3 तो कितना होगा 4/3, राइट। तो आपके पास सॉल्यूशन में फाइनली क्या प्रेजेंट है वीक एसिड प्रेजेंट है, और उसका सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है, तो pH कितना होगा pKa 4 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस 4/3 वॉल्यूम 1 लीटर अपॉन 2/3, राइट। 3 से 3 और 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, log 2 कितना 3.3, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.3, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको 1 लीटर बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ सोडियम फॉर्मेट एंड फॉर्मिक एसिड, कैलकुलेट pH if solution diluted to 10,000 टाइम। अभी हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन किया है, वहां पे हमने सॉल्यूशन का pH निकाला है, सॉल्यूशन का pH कितना मिला था 4। अब अगर हम इसको 10,000 टाइम डाइल्यूट करते हैं तो क्या इफेक्ट आने वाला है pH पर। यस देखिए, आपको इनिशियली बताया था कि जब हम यहाँ पे बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सपोज इसी बफर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर HCOONA
जब डिसोशिएट होगा ये तो 100% डिसोशिएट होगा, तो इसे फॉर्मेट आयन प्लस Na प्लस मिल रहा है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C1 है तो ये C1 यहाँ पे बनेगा। जब हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो वीकली डिसोशिएट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेट आयन ये C2 है, C2 माइनस C2 अल्फा, C2 अल्फा, C2 अल्फा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, C2 अल्फा को C1 के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट डाइल्यूशन पे क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है डाइल्यूशन पे। तो अब जब आपको डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है तो आपको चेक करना है कि क्या डाइल्यूट करने के बाद जो अल्फा बढ़ रहा है और अल्फा बढ़ने के बाद जो यहाँ पर ये एसिडेट आयन मिल रहा है, क्या ये C1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट है क्या, कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है C1 का वो C2 अल्फा के रेस्पेक्ट में अभी भी ज्यादा है क्या। अगर ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, अदरवाइज कम होगा तो आपको इसको कंसीडर करते हुए अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अल्फा मिल जाएगा तो C2 अल्फा से आपको पीएच यहाँ पर निकालना है, राइट। चलिए तो देखते हैं, जब हम इसको 10,000 टाइम डाइल्यूट कर देंगे तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 10,000 लीटर। तो अगर हम यहाँ कंसंट्रेशन की बात करें, फाइनल कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे, M1U1 इक्वल टू M2V2 के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे HCOONA की कंसंट्रेशन की बात करें तो इनिशियली 1 मोल था, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन था, वॉल्यूम कितना था 1 लीटर। फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, अगर वॉल्यूम कितना कर दिया 10⁴ लीटर, तो M2 यहाँ पे कितना होगा, सोडियम फॉर्मेट के लिए 10⁻⁴ मोलर, राइट। वैसे ही हम HCOOH के लिए बात करें, जब यहाँ पे इसको डाइल्यूट किया तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो रहा है यहाँ पर, अगेन ये भी कितना होगा, HCOOH का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर HCONA डिसोशिएट हो रहा है, HCOONA जब डिसोशिएट होगा तो इससे क्या बनने वाला है, Na प्लस HCOO माइनस 100% डिसोशिएट होगा, तो ये कितना है 10⁻⁴ मोलर। जब ये डिसोशिएट होगा तो कितना बनेगा, ये 10⁻⁴ मोलर एंड 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड को भी डिसोशिएट करें तो यहाँ पर H प्लस HCOO माइनस यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए डाइल्यूट करने से इसका कंसंट्रेशन कम हुआ है, कंसंट्रेशन इसका भी कम होगा, बट डाइल्यूट करने पे डिसोसिएशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अल्फा बढ़ जाता है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो HCO माइनस बनना है सोडियम फॉर्मेट से, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो वीक एसिड से फॉर्मेट आयन बन रहा है वो कितना है, कम है या ज्यादा है। अगर कम होता है तो आप नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे बफर वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, अगर कम नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पर अल्फा के बेसिस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसका कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁴, 10⁻⁴ में से कितना कम होगा x, या तो आपको इसको x की टर्म में पुट कीजिए, x क्या होगा, ये कंसंट्रेशन ही होगा, या C अल्फा की टर्म में पुट कीजिए, राइट। तो ये कितना होगा, H प्लस का कितना मिलेगा, x यहाँ पे मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, x मिलेगा। जो टोटल फॉर्मेट आयन है वो कितना होगा, x प्लस 10⁻⁴, राइट। x को आप क्या कर सकते हैं, C अल्फा की टर्म में भी पुट कर सकते हैं, तो वहां से अल्फा निकाल लें, फिर C से मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा जो x क्या है यहाँ पे C अल्फा के बराबर है, राइट। या आप चाहें तो यहाँ पे C अल्फा की टर्म में 10⁻⁴ अल्फा, 10⁻⁴ अल्फा, 10⁻⁴ अल्फा की टर्म में भी पुट कर सकते हैं और वहां से अल्फा निकाल लीजिए, या यहाँ पे हम डायरेक्ट x को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर x मिल जाएगा तो h प्लस मिल जाएगा। तो पहले तो चेक करें क्या x 10⁻⁴ के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की बात करें, Ka कितना होगा, H प्लस इंटू HCOO माइनस अपॉन HCOOH। तो Ka कितना है आपको 10⁻⁴ इक्वल टू x इंटू x प्लस 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁴ माइनस x, राइट। मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10⁻⁸ माइनस x इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10⁻⁴ x। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा है, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर दीजिए। So we will get x square plus 2 into 10⁻⁴ x minus 10⁻⁸ equal to 0. Then x will be equal to minus b 2 into 10⁻⁴ plus minus root b square 2 into 10⁻⁴ square minus 4 a c। c का वैल्यू कितना है, माइनस 10⁻⁴
8 अपॉन 2 है, राइट। सोल्व कीजिए। x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस माइनस रूट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 2, देन x विल बी इक्वल टू कितना हुआ ये 448, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो रूट 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 2। तो क्या x का वैल्यू 10 रेज टू पावर माइनस 4 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो गया क्या? पावर तो वही आ रही है ना 10 टू पावर माइनस 4 की रेंज में। यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो ये 4 को बाहर ले लेंगे 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 2। डिफरेंस ले लीजिए, आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा और x यहाँ पे क्या होगा H प्लस का कंसंट्रेशन, तो आपको H प्लस मिल जाएगा, तो आप नेगेटिव लॉग लेके यहाँ पर pH का कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं। तो कितना होगा x इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कॉमन ले लिया यहाँ से अपॉन 2 तो है ही सही, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कॉमन लिया, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 कितना होता है 1.41 माइनस 1 1.414 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x कितना बचेगा यहाँ पर 0.414 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, राइट। तो ये x का वैल्यू मिला, x मिल गया, तो pH क्या हो, जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वही तो क्या है x है यहाँ पर 0.414 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, राइट। तो क्या यहाँ पर x का वैल्यू 10 रेज टू पावर माइनस 4 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल था क्या? जो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन था, नहीं था ना, तो आप यहाँ पे एसिटेट आयन को वीक एसिड से बनने वाले एसिटेट आयन को स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एसिटेट आयन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इससे जो एसिटेट आयन बनेगा और इससे जो एसिटेट आयन बनेगा डाइल्यूट करने के बाद, वो दोनों लगभग क्या होंगे, बराबर ही होंगे, यहाँ पे नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ से आपको H प्लस मिल गया, तो pH निकाल लीजिए, pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 0.414 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 0.414 नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 4 आगे जाएगा 4 माइनस लॉग 0.41, राइट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कीजिए, 4 माइनस 0.414 का लॉग कितना है 0.38, तो आपको मिल जाएगा pH कितना है 4.38, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इनिशियली pH कितना था 4, जब आपने डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने पर डेफिनेटली अल्फा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बढ़ रहे हैं, बट कंसंट्रेशन क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन ओवरऑल क्या होने वाली है यहाँ पे कम होने वाली है। H प्लस के कंसंट्रेशन कितनी हो गई यहाँ पे 0.414 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, इनिशियली कितना था यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में 10 रेज टू पावर माइनस 4, ठीक है। जब डाइल्यूट किया तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो गया, इसलिए pH का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको डाइल्यूशन दे रखा है तो डाइल्यूशन के बाद जो वीक एसिड से बनने वाला एनायन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्ट के रेस्पेक्ट में कितना कम है या ज्यादा। अगर बहुत कम है तो आप डेफिनेटली नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट pKh वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं बफर वाला, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक बनाकर एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 9.6 obtained by mixing 2 mole of ammonium hydroxide and 1 mole of ammonium chloride to form a 1 liter solution. In 200 ml of this solution 10 ml of 10 molar NaOH is added, then calculate pH of resulting solution. आपको resulting solution का pH बताना है, तो इस solution का pH कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा इस solution पे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाना है या बफर सॉल्यूशन लगाना है या वीक बेस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट। तो अभी पहले हम बात करें, इनिशियली आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन है 2 मोल, तो कंसंट्रेशन क्या होगा 2 मोल कितने के अंदर है 1 लीटर के अंदर, तो कंसंट्रेशन क्या होगा 2 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl कितना होगा यहाँ पे 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, तो ये 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन उस पे कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। आपने क्या किया है इस सॉल्यूशन का 200 ml लिया, तो उसमें दोनों प्रेजेंट होंगे। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं NaOH मिला रहे हैं, तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ तो नहीं करेगा, NH4Cl के साथ करेगा। तो NH4Cl प्लस NaOH क्या बनाएगा NH4OH प्लस NaCl, राइट। तो NH4Cl यहाँ पे कितना था 2 मोलर, वॉल्यूम कितना लिया है 200 ml यानी 0.2 लीटर,
m इंटू वी से आपको मोल्स मिल जाएगा कि कितना मोल्स यहाँ पर होगा, इसका कितना मोल्स होगा, कितने रिएक्ट कर रहे होंगे, उसके बेसिस पे आपको फाइनली पता लगेगा सॉल्यूशन में फाइनली है क्या। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉरी उल्टा लिख दिया है, अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना था 1 मोलर, 0.2 मोल यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का प्रेजेंट था। NH4OH का आपको गिवन है कितना 10 ml एंड 10 मोलर, तो 10/1000 से आपको क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम लीटर में मिल जाएगा, तो ये कितना होगा यहाँ पे 0.2 मोल, NaOH कितना होगा 0.1 मोल और NH4OH 2 मोलर था, वॉल्यूम कितना था 200/1000 यानी 0.2 लीटर, तो 0.2 इंटू 2 यानी 0.4 मोल यहाँ पर NH4OH के प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन के बेसिस पे देख लें 1:1 रेशियो में रिएक्ट होगा, तो लिमिटिंग कौन है यहाँ पे NaOH, तो NaOH हो जाएगा 0, 0.2 माइनस 0.1, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे 0.1 मोल। ठीक है, 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग 0.1 मोल कम हो रहा है तो कितना प्रोड्यूस होगा 0.4 प्लस 0.1 मींस यहाँ पे फाइनली 0.5 मोल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे NaCl कितना बनेगा 0.1 मोल, बट NaCl की वजह से पीएच पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा होता है न्यूट्रल ही रहता है। तो जो सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो रहा होगा वो इन दोनों की वजह से चेंज हो रहा होगा या इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है 0.5 मोल ऑफ वीक बेस भी प्रेजेंट है और 0.1 मोल ऑफ उसका कॉन्जुगेट एसिड भी प्रेजेंट है, तो ये बन गया बफर। कौन सा बफर, बेसिक बफर। देन POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड यानी अमोनियम आयन अपॉन वीक बेस NH4OH, राइट। तो अमोनियम आयन का कितना कंसंट्रेशन है, कितना मोल्स है अमोनियम आयन का 0.1, वॉल्यूम कितना होगा 200 ml, सॉरी कितना होगा वॉल्यूम टोटल 200 ml आपने इसका लिया था और 10 ml इसका लिया था, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 210 यानी 0.21 लीटर। तो इसका टोटल वॉल्यूम आपको पता है, इसके कंसंट्रेशन निकल जाएगा, इसका कंसंट्रेशन निकल जाएगा, POH निकल जाएगा। अगर PKB आपको पता है, क्वेश्चन में PKB गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो मींस पहले आपको PKB पता करना पड़ेगा कि PKB क्या होगा। उसके लिए अब हम इनिशियल सॉल्यूशन पे आते हैं। आपको बोला है इनिशियल सॉल्यूशन का pH कितना है 9.6, राइट। ये सॉल्यूशन क्या है वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी ये बफर है, कैसा बफर है बेसिक। तो बेसिक बफर के लिए POH क्या होता है PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट विद एसिड अमोनियम आयन अपॉन वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर सॉल्यूशन का pH 9.6 है तो POH कितना हो जाएगा 14 माइनस 9.6 में 4.4, यहाँ पे POH पुट कीजिए 4.4 इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड कितना है 1 अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना था 2, राइट। इसको ऊपर ले आए तो कितना होगा 4.4 इक्वल टू PKB माइनस लॉग 2, लॉग 2 कितना होगा 0.3, तो माइनस 0.3 को इधर भेज देंगे। देन PKB इक्वल टू 4.4 माइनस का वैल्यू प्लस हो जाएगा प्लस 0.3, तो PKB आपको मिलेगा 4.7, राइट। अब इस PKB को ही वहां पर प्लेस करना है। देन POH विल बी इक्वल टू PKB कितना 4.7 प्लस लॉग अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना मोल्स कितना है 0.1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 210 ml, 200 ml इसका 10 ml इसका, तो लीटर में चेंज कर देंगे 0.21 लीटर अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम 0.21, राइट। 0.21 से 0.21 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ये 1/5, 1/5 को ऊपर ले आएंगे तो कितना बचेगा 4.7 माइनस log 5, log 5 कितना होता है 0.7, 4.7 माइनस 0.7 यानी कितना हो जाएगा 4, तो POH आपको मिल जाएगा 4, तो pH कितना होगा 14 माइनस POH मींस 14 माइनस 4 मींस 10, तो फाइनली सॉल्यूशन का pH कितना मिलेगा आपको 10 मिलेगा। इनिशियली pH कितना था 9.6, फाइनली pH कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, अब बफर क्या है ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। अब जिस सॉल्यूशन के पीएच चेंज को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, किसी बफर सॉल्यूशन के पीएच चेंज करने की पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी उसे हम क्या बोल रहे हैं बफर कैपेसिटी। जिस बफर सॉल्यूशन के पीएच चेंज करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, यानी वो अच्छा बफर होगा, यानी जो पीएच को चेंज होने से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हो वो बफर सॉल्यूशन क्या होगा अच्छा बफर सॉल्यूशन होगा। तो अगर किसी बफर सॉल्यूशन में आपको 1 मोल मिलाने पर पीएच 1 से चेंज हो जाए और किसी दूसरे सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन में
10 मोल मिलाने पर पीएच 1 से चेंज हो, तो कौन सा वाला बफर सॉल्यूशन बेटर होगा? जिसमें ज्यादा मोल्स ऑफ एसिड या बेस मिलाने पर पीएच चेंज हो पा रहा है। जिसमें कम से ही चेंज हो गया, जिसमें कम अमाउंट से चेंज हो गया, उसका बफर कैपेसिटी कम होगा। जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाना पड़ा, उसके बाद पीएच चेंज हुआ, उसका बफर कैपेसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। पीएच चेंज को रेजिस्ट करने की जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, उतना ज्यादा वो बफर अच्छा होगा, उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी? बेटर होगी। तो यहाँ पे हम केवल इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो जो बफर कैपेसिटी होता है डेल्टा, बफर कैपेसिटी बीटा, वो क्या होगा कि यहाँ पर जितना ज्यादा अमाउंट यहाँ पे पीएच को चेंज करने के लिए मिलाना पड़ रहा है, अगर 1 यूनिट से पीएच आपको चेंज करना है, तो उस 1 यूनिट से चेंज करने के लिए जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस आपको मिलाना पड़ रहा है, तो उसका बफर कैपेसिटी बीटा उतना ही ज्यादा होगा। और पीएच, अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाने पर पीएच में जितना कम वेरिएशन आ रहा है, उतना ही बफर का बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो बफर कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ एसिड और बेस added to change pH upon change in pH of buffer delta pH, राइट। तो जितना ज्यादा अमाउंट मिलाना पड़ा, बफर कैपेसिटी उतना ही अच्छा होगा। जितना कम पीएच चेंज हुआ, तो भी बफर कैपेसिटी क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो ये फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला लेते हैं बफर कैपेसिटी का, डेरिवेशन के थ्रू आता है, हालांकि वो डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले नहीं है। बफर कैपेसिटी बीटा होता है 2.303 इंटू सॉल्ट इंटू एसिड और बेस। अगर एसिडिक बफर है तो एसिड आएगा, और अगर बेसिक बफर है तो बेस आएगा, अपॉन सॉल्ट कंसर्न, हम यहाँ पे सब कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर एसिडिक बफर है तो एसिड, और अगर बेसिक बफर है तो बेस यहाँ पर आपको पुट करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, डेरिवेशन आपको डेरिवेशन में उलझने की जरूरत नहीं है। वैसे रेयर चांसेस है कि यहाँ से आपको बफर कैपेसिटी के फॉर्मूले के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही हो जाएगा, अदरवाइज आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही काफी है। हमने जितने भी कैलकुलेशंस किए बफर से रिलेटेड, उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बफर कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। मॉड्यूल में आपको अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन गिवन है, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, और जो बाकी बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।